नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज दोस्तों हम पढ़ाएंगे भारत में संघीय व्यवस्था और संघात्मक शासन के लक्षण। संघात्मक शासन के क्या लक्षण होते हैं, इससे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। एक था केंद्र तथा राज्यों के संबंध में भारतीय संविधान की जो विशेषताएं आती हैं केंद्र और राज्य संबंध में। जैसे भारत एक विशाल गणतंत्रात्मक राज्य है। कैसा देश है भारत? विशाल गणतंत्रात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती हैं। एक सरकार केंद्र की होती है और दूसरी राज्यों की होती है। संविधान के अंतर्गत ही केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वर्णन किया जाता है, जिसमें आपसी विवाद पैदा ना हो। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। संघात्मक शासन प्रणाली में कई लक्षण आते हैं, लेकिन 4 लक्षण ये अनिवार्य रूप से आते हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान में शक्तियों का वितरण, संविधान का लिखित एवं कठोर होना और संविधान के अनुसार स्वतंत्र न्यायपालिका होना। तो आइए इन चारों लक्षणों को हम विस्तार से समझाते हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, पहला क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। किसको स्वीकार किया गया है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान को सबसे ऊपर माना है। भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल संविधान के ऊपर नहीं है। सभी अधिकारी अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। सभी सरकारें संविधान के अंतर्गत ही कार्य करती हैं और किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं करती हैं। संविधान का उल्लंघन कोई भी सरकार हो, लेकिन संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है भाई। भारतीय संसद या किसी भी राज्य की व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती है। क्या है? भारतीय संसद या किसी भी राज्य की व्यवस्थापिका संविधान के विरोध में, विपक्ष में कोई भी नियम कायदा कानून नहीं बना सकती है। फिर दूसरी आती है संविधान की शक्तियों का वितरण। तो संविधान की शक्तियों का वितरण में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संविधान के अंतर्गत ही कर दिया गया था। संघीय सूची में 97 विषय रखे गए थे। ये विषय राष्ट्रीय महत्व के विषय थे और इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया था। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए थे। ये विषय स्थानीय महत्व के थे और इनके बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्यों की व्यवस्थापिका को दिया गया था। समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद एवं राज्यों की व्यवस्थापिका दोनों को दिया गया था। 1976 में संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था, इस संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, वन्य जीवन, जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण और बांट नापतोल समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। समवर्ती सूची में एक और विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी जोड़ दिया गया था 20 का में। राज्य सूची से 4 विषय क्रमशः 19, 20 और 29 और 36 निकाल दिए गए थे और समवर्ती सूची में जिस प्रकार परिवर्तन हुआ वह है 17 का वन, 17 खा का वन्य जीवन, जंतुओं और पक्षियों का भारत की संघीय सूची व्यवस्था, केंद्र तथा राज्यों का संरक्षण था, तो इसमें रख दिए गए थे। केंद्र और राज्य का जो संबंध जो धारा 370 थी पहले थी, अब तो ये हट गई है।
तो इससे संबंधित चीज़ें उसमें आ गई थी। संरक्षण 20 का, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 25 का, शिक्षा 33 का और बाट और नापतोल भी रख दिए गए थे इसी में। इस परिवर्तन से तीनों सूचियों की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ था। फिर आता है तीसरा था लिखित और कठोर संविधान। लिखित और कठोर संविधान में क्या रखा गया था दोस्तों, जैसे हमने पहले भी जब भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ाई थी उसमें भी एक हेडिंग आती है लिखित एवं कठोर संविधान। तो लिखित संविधान वह होता है जहां संविधान का बहुत सारा भाग लिखित रूप में हो, और कठोर संविधान वहाँ होता है जहाँ एक लचीला और कठोर संविधान होता है। तो लचीला संविधान वहाँ होता है जहाँ संशोधन करने की प्रक्रिया कठिन होती है। तो इसमें संघात्मक शासन के लक्षण में आ रहा है लिखित एवं कठोर संविधान, ये संघात्मक शासन का लक्षण है। तो संघात्मक शासन की सफलता के लिए संविधान का लिखित एवं कठोर होना अनिवार्य होता है। ये संघात्मक शासन का लक्षण है। संघात्मक शासन जहाँ होता है वहाँ संविधान में वह उधर का संविधान लिखित होता है और कठोर होना भी अनिवार्य होता है। भारत का संविधान भी लिखित है और कठोर भी है। लिखित संविधान केंद्र एवं राज्यों की सरकारों की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है। लिखित संविधान क्या करता है, केंद्र एवं राज्यों की सरकारों की स्थिति और शक्तियों का स्पष्ट करता है। अलिखित संविधान केंद्र एवं राज्यों की सरकारों में विवाद सुलझाने में उतना सक्षम नहीं रहता है। अलिखित संविधान कोई भी विवाद, क्योंकि वो प्रूफ नहीं है उसका, और लिखित संविधान तो उसका प्रूफ रहता है। तो लिखित संविधान में क्योंकि अधिकांश बातें लिखित में होती हैं, इसलिए केंद्र और राज्यों की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। केंद्र या राज्यों की सरकारें संविधान में मनचाहे संशोधन नहीं कर सकती हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, क्योंकि संविधान लिखित है यहाँ और प्रक्रिया भी कठोर है, तो वह मनचाहा संशोधन नहीं कर सकती हैं। इधर प्रक्रिया लिखित है तो उस हिसाब से करना पड़ता है, और संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर संविधान में जटिल होती है, तो सरकारें कोई भी हो आसानी से संशोधन नहीं कर सकती हैं। ऐसे संविधान में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अधिक सुरक्षित रह पाती हैं। लचीले संविधान में परिवर्तन सरलता से हो जाता है, लेकिन कठोर संविधान में परिवर्तन सरलता से नहीं होता है। फिर आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब कि न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र रहती है, जिसमें वह अपना डिसीजन किसी के पक्ष भेदभाव में नहीं रखे, किसी के पक्ष में भी ना रहे। न्यायपालिका निष्पक्ष रहती है और स्वतंत्र रहती है। संघात्मक शासन में संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। दोहरी शासन प्रणाली में केंद्र एवं राज्यों की सरकारों में मतभेद होना या विवाद हो जाना स्वाभाविक है। जब दोहरी शासन प्रणाली रहता है तो केंद्र और राज्यों की सरकारों में हमेशा मतभेद रहता है। मतभेद कैसे रहता है कि यदि केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्य में किसी और की सरकार है, तो इसमें मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि केंद्र में भी एक वही सरकार है जो राज्यों में है, तो उधर मतभेद की स्थिति नहीं आती है। तो दोहरी शासन प्रणाली में केंद्र एवं राज्यों की सरकारों में मतभेद होना या विवाद हो जाना एक अनिवार्य सा हो जाता है। केंद्र और राज्यों की सरकारों में उठे विवादों का निष्पादन सही प्रकार से तभी संभव है जब उच्च न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। और इसमें ये भी है कि जब संघात्मक शासन में न्यायपालिका को इसलिए भी निष्पक्ष और स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि जो केंद्र और राज्यों की सरकारों में जो विवाद उत्पन्न होते हैं, तो वह जब स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो वह सही डिसीजन दे पाएगी किसी भी सरकार को। तो इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और वह निष्पक्ष अपना पक्ष रखे। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है और यह केंद्र और राज्यों की सरकारों में उठे विवादों
को या विभिन्न राज्यों की सरकार में उठे विवादों को निपटाने में सक्षम रहती है। संघात्मक शासन में इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका रखी गई है। कोई भी विवाद उठे तो वह निष्पक्ष तरीके से सुलझा सके और अपने कार्य में सक्षम रहे। यही कारण है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है और भारत में संघात्मक शासन भी है और एकात्मक शासन भी है। तो यही कारण है कि भारत में संघात्मक शासन है और हर व्यवस्था अच्छी तरह से और सुचारू रूप से चल रही है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और संघात्मक शासन के लक्षण हैं ये पसंद आई होगी। धन्यवाद।